नाजरीन, ये है रेड लाइन। इमरान खान ने परवेज़ इलाही साहब को कह दिया कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और असम्बलियाँ आपने फारिग कर देनी है। सेनेटर कामिल अली आगा से हम पूछेंगे कि वाक़तन असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, उनके पास नंबर्स हैं या नहीं हैं। PTI के अपने अरकान बाज़ ये कह रहे हैं कि हमने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना। हम बात करेंगे मोमना वहीद से। जब से उन्होंने कहा कि उन्हें परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना, उनकी ट्रोलिंग बहुत हो रही है, उनसे भी बात करेंगे। इस तमाम पंजाब के सियासी दल के अंदर आपको अवाम पिसते हुए नज़र आ रहे हैं, धंसते हुए नज़र आ रहे हैं। आटा भी महंगा है, रोटी भी महंगी है। चक्की का आटा 5 रुपये महंगा हो गया, नान 25 रुपये का बिक रहा है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। कराची के अंदर क्या पक रहा है, सिंध के अंदर किस किस्म की जोड़ तोड़ हो रही है। MQM के धड़ों को गवर्नर सिंध जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? जमात इस्लामी का क्या ख्याल है कि क्या MQM वाक़तन इलेक्शन से भाग रही है या नहीं, ये भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में ट्रेंड्स क्या हैं। पंजाब में अब मसला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। इमरान खान की हिदायत आ गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबरान के बारे में गुमान ये है कि शायद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शिरकत ना करें। ज़रा पूछ लेते हैं कि हालत कैसी है। सेनेटर कामिल अली आगा से, मुस्लिम लीग काफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कामिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि अब तो इमरान खान की हिदायत आ गई है, तो आप फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा ना जी आपको, कि नहीं? यकीनन जी, अगर उनकी हिदायत है तो उसके ऊपर मनवन अमल दरामद होगा। तो ये जो लोग हैं वो जो नहीं आपको वोट देना चाहते, को 3 आपकी PTI के मेंबरान हैं, कुछ 2-3 आपके लोगों की बात हो रही है, ये वहदतुल मुस्लिमीन के मेंबरान जो, उनका भी मैं जिक्र सुन रहा हूँ। ये क्या मामला है कामिल साहब? नहीं, MWM ने तो अपना यकीन दहानी कराई है कि वो हमें वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे, और जो हमारी जमात के लोग, ये इबाम क्रिएट किया जा रहा है कि सही तौर पे इस किस्म की कोई बात नहीं। और जो लोग PTI के 3 आप फरमा रहे हैं, उसके मुतल्लक तो खुद इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने आगे बता दिया, यानी उनके मुतल्लक ये शुबा नहीं है कि वो वोट नहीं डालेंगे, गैर हाज़िर भी नहीं होंगे। उन्होंने बता दिया कि हमें ये ऑफर हुई। बस ये अगर कोई आगे बता देता है तो उसकी नीयत पे शक तो नहीं किया जा सकता। तो आपके नंबर पूरे हैं, आप एतमाद के साथ एतमाद का वोट ले पाएंगे? यकीनी तौर पे जी, पूरे एतमाद के साथ। अदम एतमाद तो नून लीगों वालों को अपने ऊपर है, जिसकी वजह से उन्होंने अदम एतमाद की तारीख वापस ले ली हुई है। स्पीकर पे भी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे भी, डिप्टी स्पीकर पे भी वो यकीन कर चुकी है कि उनके पास वोट पूरे नहीं है। यानी ये जो कैलकुलेशन, जो काउंटिंग आपके पास मौजूद है, सारी दुनिया के पास मौजूद, उसके मुताबिक भी नून लीग के पास वोट पूरे नहीं है, हमारे पास वोट पूरे हैं। अच्छा, लेकिन काम साहब, उनके पास तो वोट पूरे थे ही नहीं, तो वो तो इस पर तकिया कर रहे थे ना जी कि सेकंड काउंटिंग के अंदर जाएंगे तो वहां पे उनकी मेजॉरिटी होगी। लेकिन अगर इम्कानात है ना सियासत के, हम उसको रद्द नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा भी इम्कान है कि आपको चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट ना ले पाया, तो फिर देखें, हमारे ऊपर कोई कानूनी और आईनी पाबंदी नहीं है कि हम एतमाद का वोट लें। हमने अगर एतमाद का वोट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब की हदायत के मुताबिक लेना है, और इमरान साहब के पास तमाम कैलकुलेशन मौजूद है, जिसकी बिना पे उन्होंने हदायत दी होगी कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन अगर ना हुआ, मैं वैसे आपसे जानना चाह रहा हूँ ज़रा आप। नहीं, ये तो मफरूज़े हैं। अगर दुनिया ना होती तो फिर क्या होता? तो फिर हम ये तो अल्लाह ही जानता है ना। हाँ, ये तो अल्लाह ही जानता है। ये वैसे आपने मशरक और मगरब को खूब मिलाया, तो उसके बाद असम्बली डिसॉल्व कर देंगे आप? ये आगे क्या क्या होगा वो तो वो होगा जो इमरान साहब हदायत करेंगे। हम कमिटेड हैं, हम वो करेंगे जो इमरान साहब ने कहना है। अच्छा, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा साहब थे कि पुरएतमाद हैं कि उनके पास नंबर्स मौजूद हैं। कैलकुलेशन बहरहाल इमरान खान की है जिस पर वो तकिया किए हुए हैं, और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह जो भी इमरान खान साहब कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे PTI के अरकान को ऑफ़र्स हुई हैं, वोट उनके ख़रीदने की कोशिश की गई है। क्या वाक़तन ये मामला है? ज़रा बात कर लेते हैं
मोमना वहीद से, रुकन पंजाब असम्बली तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया कि मैंने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना। इनको क्या किसी ने कॉल किया था? पूछते हैं। मोमना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे मौका देंगे कि वो इंसाफी जो सोशल मीडिया पर मेरे साथी हैं और पिछले 15 साल से मैं पार्टी के साथ हूं, और जिस तरह से हमने मेहनत की, जितनी हम लोगों ने मार खाई या हमने जो भी जंग लड़ी, पंजाब असेंबली वापस ली, उस सबको भूल भाल कर बाकायदा कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर आए हैं ये लोग। तो मैं यहाँ पे अपना मौक़िफ़ देना चाहूँगी। आप सवाल कीजिए। जी गो अहेड। एक तो मैं वाक़तन आपके साथ हमदर्दी किसी और बुनियाद पर नहीं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये एक इंतहाई घिनौना ट्रेंड है और हम इसको हमेशा कंडेम करते रहे हैं। आपके साथ हो रहा है, बहुत कंडेमनेबल है। ये फरमाइएगा कि आपने जो स्टैंड लिया वो क्यों स्टैंड लिया कि परवेज़ इलाही को आप वोट नहीं डालेंगे? तलत साहब, बात यह है कि सबसे फ्रंट पे मैं थी जब पंजाब असेंबली में आपने देखा कि वो एक वॉर जोन में बदल गई थी, और मैं फ्रंट फुट पे लड़ने वाले फाइटर्स में से थी। मैं ही थी जिस फुटेज 1.5 महीना हर टेलीविजन पर चलती रही। हमने बाकायदा 176 लोगों ने एक जंग लड़ी, जिसके नतीजे में परवेज़ इलाही साहब 10 नशिस्तों के ऊपर सीएम मुंतखब हुए। हमने कहा कि हमारे चेयरमैन का फैसला है और ये एक बेहतरीन फैसला साबित होगा आने वाले वक्त के साथ, लेकिन इस फैसले ने हमें कितना परेशान किया कि पिछले 6 महीने से सीएम ऑफिस में हमारे साथ वो सलूक होता रहा है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो काम जो छोटे छोटे मुफादे आमा के काम थे, बिल्कुल मेरिट के ऊपर थे, वो सुने तक नहीं गए हमसे। हमें मौका तक नहीं दिया गया कि हम अपनी बात कर सकें, उनसे मुलाकात कर सकें। पता नहीं कौन से कोड वर्ड्स में वहाँ पर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि मैडम की अकेले मुलाकात करा दें, मीटिंग का टाइम रख लें, तो वो मीटिंग कभी भी नहीं होती थी, वो कभी टाइम मिलता ही नहीं था। ये शायद कोई उनकी कोडेड गुफ्तगू होती थी कि इनको ज़रा दूर रखा जाए हमारे दफ्तर से। तो फिर यही देखने में आया जब मैंने 6-7 चक्कर काटे ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, सिर्फ छोटे छोटे कामों के लिए, कि एक बंदी है वो उसका प्राइमरी एजुकेशन में उसका काम है स्कूल एजुकेशन में, और ये पॉलिसी थी हमारी एजुकेशन की कि 12 किलोमीटर से ज़्यादा उस औरत को पोस्ट आउट नहीं किया जाएगा जिसका इन्फेंट होगा। ये एक पोस्टिंग में नहीं ले सकी जो मेरिट के ऊपर थी, जो एक जुल्म हो रहा था। 40 किलोमीटर बंदी सुबह ट्रेवल करती थी, 40 किलोमीटर वो फास्ट वापसी पे ट्रेवल करती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। परवेज़ इलाही साहब कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने हमारा ख्याल रखा जब वो स्पीकर थे, लेकिन अब क्या इखलाकी तौर पर उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती जब उनके खिलाफ एक अदम एतमाद आ गई है? जब वो स्पीकर थे तब भी आई अदम एतमाद, तो उनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि खान साहब आपने मेरा बहुत साथ दिया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये मेरे 10 वोट हैं जो आपके साथ हैं, आप नॉमिनेट करें वजीर आला के लिए। जब बुज़दार साहब वजीर आला बने उस वक्त भी हमारे पास बहुत काबिल फख्र नाम थे पीटीआई के, इस वक्त भी हमारे पास बहुत काबिल फख्र नाम लेकिन है। अगर मैं इंटरप्ट आपको कर पाऊँ, आपके तो अपने पार्टी चेयरपर्सन जो है वो उन असम्बलियों के अंदर काबिल फ़ख्र या किसी और जमात का शख्स लाना नहीं चाहते, वो तो एतमाद का वोट दिलवा कर धर्म तख्ता करना चाहते हैं। तो आप उनको वोट दें, उसके बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी तो आपका मसला हल हो जाएगा कि नहीं? बात यह है कि जब लोग विकेट के 2 तरफ खेलते हैं ना तो समझ आता है कि क्यों खेला जा रहा है, लेकिन विकेट के 3 तरफ अगर कोई खेल रहा है तो वो मेरी समझ से बहुत बालातर है। मुझे समझ नहीं आती कि कभी आप इंग्लैंड जाते हैं, कभी आप आपके जो अपने बड़े हैं उनको कोई पैगाम भिजवाते हैं, घर पर आपकी नहीं बनती किसी के साथ। मुझे एक बात ये बताएं कि जब आपस में 50 साल आपका सियासी करियर है तो एक फैमिली का एक साथ, तो अपने इक़्तिदार के लिए जब उनको भी छोड़ दिया तो खान साहब की बात कोई क्या रखेगा? जब कोई कहीं से इनको माफ़ी नहीं मिलती तो फिर कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। तो ये चीज़ जो है, मतलब खान साहब के नाम का वोट लेने के बाद ये असेंबली डिसॉल्व करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि मुनस साहब कुछ कहते हैं, परवेज साहब कुछ कहते हैं, और ये चीज़ खान साहब खुद एड्रेस भी कर चुके हैं। आपकी तरह के कितने ऐसे लोग हैं जो इस किस्म के जज्बात रखते हैं? बहुत सारे होंगे, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि लोग डरते भी हैं, लोगों के अपने अपने स्टेक्स हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मैंने कोई खुदा न खासा ज़िंदगी में गुनाह नहीं किया, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैंने पिछले 4.5 साल से लेकर आज तक
अपनी तनख्वाह के अलावा कभी एक पैसा मैंने किसी और गलत जरिए से नहीं कमाया। मेरे अकाउंट में नहीं आया, मेरे हाथ में नहीं आया, मेरे पास कैश नहीं आया। लिहाजा मैं कोई भी सच बोलने से, अपनी राय का इजहार करने से मैं डरती नहीं हूँ। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, तो मुझे इख्तलाफ राय रखने का हक है। इख्तलाफ राय का मतलब, पॉलिसी से इख्तलाफ का मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं और आपके ऊपर गद्दार का टैग लगा दिया जाए। इख्तलाफ का मकसद ये होता है कि पार्टी क़यादत को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में जो अभी आपकी की ट्रोलिंग हो रही है, कुछ मैंने देखी है शदीद और सबसे गलत बात जो है, बिकॉज आई एम अ फीमेल और मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरी कोई करप्शन ये नहीं है माली, तो ये मेरे कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं। ये जितने लोग बात कर रहे हैं, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूंगी कि अगर इनमें से आप कोई एक चीज भी साबित ना कर सके तो इंशाल्लाह इनका गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पंजाब के जो सियासी मामलात हैं वो तो किसी करवट बैठते हुए लगते नहीं हैं हमें। पार्टियों के अंदर भी आपको हंगामे नज़र आते हैं, डिविजन्स नज़र आती हैं, लेकिन इस सारे मामले में 12 करोड़ अवाम जो है वो पंजाब के वो खज्जल हो रहे हैं। पाकिस्तान भर में बल्कि अब आटे की किल्लत की सदाएं आपको सुनाई दे रही हैं। हम आपको बताते हैं कि तंदूरों का क्या हाल है, जहां पर आम लोग जाते हैं जिनके नाम पर यह सियासत होती। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रावलपिंडी में, जहाँ नान और रोटी की कीमत में 5-5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे पर मेरी शहरियों, नान भाइयों और नान भाई एसोसिएशन के सदर से बातचीत हुई। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। महंगाई का जिन गरीबों के मुंह से निवाला छीनने लगा। रावलपिंडी में महंगाई ने तंदूरों पर भी वो आग लगाई कि रोटी गरीब के दस्तरस से बाहर होने लगी। रोटी और नान की कीमत में 5-5 रुपए इजाफा कर दिया गया। रोटी अब 15 के बजाय 20 रुपए, जबकि नान 20 के बजाय 25 रुपए का हो गया। बच्चों के लिए जो रोटी लेके जानी वो इतनी मुश्किल हो चुकी है इस टाइम कि वो क्या क्या देखेगा, रोटी की तरफ देखेगा, अपने काम की तरफ देखेगा या बच्चों की तरफ देखेगा। उन गरीब घरों को जानता हूँ जिनमें इस टाइम 3 टाइम में वो 1 टाइम रोटी खा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, मुझे नहीं समझ आया। नान भाइयों ने रोटी की कीमतों में इजाफे को अपनी मजबूरी करार दे दिया। शौक नहीं होता कि हम किसी गरीब आदमी को तकलीफ दें, रोटी महंगी करें, वो जुल्म ज्यादती करें, कभी भी नहीं होगा यहाँ से इंशाल्लाह। लेकिन हम जो भी कहते हैं एक मजबूरन करते हैं हम। नान भाई एसोसिएशन रावलपिंडी के सदर शफीक कुरैशी कहते हैं, आटे की कीमतों का यही हाल रहा तो मुस्तकबिल में मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मैंने बार बताया है, मुझसे ना पूछा जाए, आप मिलों में जाएं, मिलों में डेली बेसिस से 200-300 रुपये रेट बढ़ रहा है। जिस तरह आटे मैदे फैने के रेट बढ़ेंगे, या तो रोटी के ग्राम नीचे आएंगे या रोटी का रेट ऊपर जाएगा जी। इन हालात में शहरियों का शिकवा बेजा नहीं कि हुकूमत और जिला इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। हमें महंगाई की चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया गया है। रोटी और नान की कीमतें बढ़ने से सब लोग परेशान नजर आते हैं और हुकूमत से इस मसले का फौरी हल चाहते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं मलिक लियाकत साहब से, जो सदर हैं लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन के। आटा और रोटी महंगी क्यों हो रही है? मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब रहमतुल्लाह। ये फरमाइएगा कि अभी से लोगों की कमरें टूटी हुई हैं, आपने जो चक्की का आटा है उसके अंदर मजीद 5 रुपए इजाफा कर दिया, इसकी क्या वजह? भाई गंदम का रेट रोजाना की बुनियाद पे बढ़ रहा है, दिन में 2-2 मरतबा रेट गंदम बढ़ रहा है। तो वो गंदम अदम दस्तयाबी रेट बढ़ने की वजह से जो नौ आटे का रेट बढ़ रहा है, गंदम की किल्लत पैदा होती जा रही है। इस किल्लत की वजह क्या है? होती जा रही है साहब, इस किल्लत की क्या वजह है? कौन क्यों हमारे पास तो बड़ी गंदम होती है। पहले तो बैनुल सूबाई पाबंदी ने लगी थी, अब इन्होंने लगाई है, थोड़े दिन हुए। मैंने बड़े अरसे से इनको कह रहा था कि भाई ये गंदम से बनी जितनी भी मसनूआत है ना, बशमूल गंदम, इसमें बैनुल सूबाई पाबंदी लगाई है, ठीक, तो किल्लत खत्म हो जाएगी। देखें जी, अब इन्होंने थोड़े दिन पहले लगाई है, मुझे पता चला है। अब हालात जो गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज गंदम देती है महकमा फूड फ्लोर मिल्स को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका अपना वो सिलसिला है, लेकिन वो आटा पूरा कराना तो महकमे का काम है ना। हम जब भी कोई मुल्क में शॉर्टेज होती है ना, तो हम इंशाल्लाह चक्की में आटा महंगा सस्ता जो भी है क्वालिटी वाइज मुहैया कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, ये जब तक गंदम मिलती रहेगी। अच्छा, ये बताया ना कि ये तो इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है। मुझे बताया कि जब उन्होंने देखा है कि हाँ जी, वो जाहिर है जो बड़े लोग हैं भाई, वो तो
करेंगे। इस वक्त गंदम नायाब है, तो वो जखीरा अंदोजी तो होगी। हम यकीन जाने, हमें तो बड़ी मुश्किल से पहले वो क्रेडिट पे माल मिल जाता था, अब वो माल उधर से लोड होता है ना, गाड़ी निकलती है तो वो कहते भाई ऑनलाइन करा दी। लाके साहब ये तो तंदूरों पे लड़ाइयाँ हो जानी है, मतलब लोग जो है वो। हाँ जी, अल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह मुल्क को कौम के हाल पे रहम फरमाए और इस महंगाई से हमें छुटकारा दिलाए। आपने अगर कोई तजवीज़ देनी हो चीफ मिनिस्टर साहब को तो क्या तजवीज़ देंगे? तजवीज़ यही है कि भाई को अगर नहीं पूरा हो रहा तो बाहर से मंगवाएं और ये गंदम की किल्लत खत्म हो। ओवर कोटा फ्लोर मिलों को दिया जाए तो वो ओपन मार्केट से परचेज नहीं करेंगे। ओपन मार्केट का रेट जो है ना खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। जब फ्लोर मिल्स को गंदम पूरी नहीं ना मिलती तो वो ओपन मार्केट से परचेज करते हैं, तो ओपन मार्केट से जब वो बड़ी इंडस्ट्री है माशाल्लाह वो, तो वो परचेज करते हैं ना, उस हिसाब से फिर वो रेट बढ़ जाता है मार्केट में। अच्छा, मार्केट में सबको पता है। मैंने आपसे बात करने से पहले 2-3 लोगों से बात की, वो कहते जी सारे नु पता है किने किने जखीरे किते है किने, तो उस तरफ भी सबको पता है। तो फिर उसके ऊपर भी तो तवज्जो देनी चाहिए ना, बाहर से मंगवाई। ये तो भाई जो ना पंजाब हुकूमत का काम है, वो अपनी सियासी लड़ाई उनकी खत्म नहीं हो रही तो अवाम मर रही है। यकीन जाने बहुत दिल दुखता है जब ये रेट बढ़ता है ना, बहुत दिल दुखता है। मैंने अपने चक्की मेम्बरान को कहा था कि अब ये रेट बढ़ा ना तो मैंने दुकान बंद कर देनी है, तो वो कस्टमर कह रहे हैं भाई दुकान बंद कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, जैसे भी है आटा बेचना, आपने आटा सेल आउट करना है। अच्छा, जब इस तरह की सूरत हाल बनती है ना तो फिर मिलावट भी बहुत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब क्वालिटी सेल कर रहे हैं, प्योर एक नंबर। अच्छा, ना कभी ऐसा काम किया है और ना करेंगे इंशाल्लाह, कोई चक्की वाला नहीं करता। नहीं, तुसी अपने हाथों से नहीं करते होगे, लेकिन लोग करते हैं ना बीच में, आप सारों के भी। हाँ जी करते हैं, हम तो माशाल्लाह प्योरली माल ग्राइंड करते हैं। सुबह 10 बजे 9 बजे हम माशाल्लाह ऑन करते हैं मशीनें और रात को 10 साढ़े 10 बजे हम बंद करते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर सामने सब कुछ ग्राइंड हो रहा है। अच्छा, अगर ये फरमाइएगा कि अगर बाहर से गंदम नहीं मंगवाई जाती, जखीरा अंदोजों के पैदा हो जाएगी भाई, जखीरा अंदोजों के जो जखीरे हैं उनको नहीं खुलवाया जाता तो आने वाले दिनों में ये कीमत मजीद बढ़ सकती है क्या? मजीद बढ़ सकती है भाई जान। कितनी बढ़ सकती है? मेरा उनसे कि कौम के हाल पे रहम फरमाया जाए और बाहर से गंदम इंपोर्ट की जाए तो ये मार्केट जो अपने लेवल पे आए। ये कमाल नहीं है, ये सूबा हुआ करता था सस्ती रोटी वाले प्रोजेक्ट वाला। देखिए पंजाब भाईजान, ये सबसे अहम बात है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैदावारी सूबा है। गंदम और चावल पूरे पाकिस्तान को यहाँ से सप्लाई होता है। पंजाब में कम से कम आटे का ये रेट नहीं होना चाहिए, लाहौर में या ये रेट नहीं होना चाहिए। जो पैदावारी सूबा है उसका ये हाल है तो दूसरे सूबों को क्या हाल होगा। ये आपने बड़ी पता की बात की और उसके ऊपर सोचने, यकीन जाने मुझे बड़ा दुख होता है। हम पैदावारी यहाँ बड़ी पैदावार है, अब ये थोड़ी बहुत परेशानी हुई है। ये जो लाहौर में स्कीमों ने काफी जरी जमीनें जो है ना स्कीमों की नजर हो गई हैं, ये भी बड़ी ज्यादती है हमारे से। वो तो एक अलहदा लांझा है ना जी, सारी जमीनें जो हैं उसके ऊपर आप बिल्डिंगें बनाई जा रहे हैं। हाँ जी, ये गलत है और ये गलत है बिल्कुल। लेकिन आपका ख्याल है कि अगर इस पे फौरी इकदाम ना किए गए तो ये प्राइस और बढ़ सकती है? हाँ जी, तो वो बिजली का रेट बर्दाश्त से बाहर है, वो नया टैरिफ सुन रहे हैं हम। अगर खुदा ना खासा जो नया टैरिफ लागू हो गया ना तो फिर पता नहीं क्या बनना है, फिर लोग सड़कों पे आ जाएंगे। लाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपको जो लोग ये हैंडल करते हैं प्राइसेस और आपको बताते हैं कि तंदूरों की सूरत हाल क्या है, चक्की पे सूरत हाल क्या है, असल आवाम ये हैं, ये आपको बता रहे हैं कि सूरत हाल किस किस्म की है। और उन्होंने जो बात की कि आप सियासी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं और आपके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर भी मुलव्वस हैं। अगर आप उनके ज़ख़ीरों को खुलवा के आटा नहीं फराहम कर सकते तो बाकी बातें तो आप रहने ही दें। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं कामरान खान टिसोरी साहब से जो गवर्नर हैं सिंध के। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तलत भाई। ये फरमाइएगा कि आपने बड़ा बेड़ा उठा लिया है, अभी तक आपको कितनी कामयाबी हुई है कि MKM के बिखरे हुए धड़ों को आप इकट्ठा करें, उसकी अगर आप अपडेट हमें बता दें कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तलत भाई, मैंने एक कोशिश की है, मजबूर तो किसी को भी नहीं किया, ना कर सकते हैं। और जो हालात इस वक्त कराची के हैं, मैं उस पर 1 मिनट आपसे बात ज़रूर करूँगा। ऐसे हालात में जब मजमूई तौर पे मईशत मुल्क की ख़राब हो, लेकिन जो रोशनियों का शहर, मईशत का शहर, मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, अगर आज भी कोई आगे बढ़कर ये ना कहे कि मिलकर बैठ जाओ और एक दूसरे के लिए मसीहा बनो, कोई और मसीहा नहीं आएगा। और अगर आपके पास इक़्तिदार में ताकत ना हो तो आपको हिस्सा नहीं बल्कि बख्शिश मिलती है। तो ये शहर और शहर के लोग बख्शिश पे चल रहे हैं, यही वजह थी। अगर कथा कलामी होती है, मैं अगर मैं यहाँ पर आपका जो दर्द दिल है वो मैं समझता हूँ, और चूँकि आप की बड़ी पुरानी एसोसिएशन है MQM के साथ, वो भी मैं समझता हूँ। लेकिन आप MQM और कराची के गवर्नर नहीं हैं, आप सिंध के गवर्नर हैं। तो आपने अभी जितना कराची का नक्शा खींचा, तो मुझे लगता है कि आप अभी भी MQM के वर्कर की तरह ही काम कर रहे हैं। एक दूसरी, आपके ओहदे के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारा आप काम करें? ये तो आपका ओहदा तो एक फॉर्मेलिटी है, उसके हैं कुछ उसकी ताकत है, लेकिन ये ताकत नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं आप संजीदगी से समझता हूँ कि आपका दिल दुखा हुआ है, लेकिन आपके पास कानूनी आईनी जवाज़ कहाँ पे है कि आप ये सारा काम करें? यही मसला है इस मुल्क का और इस पाकिस्तान का, कि जो काम करना चाहता है वो इख्तियारात की वजह से रोक दिया जाता है, और जो काम नहीं करना चाहता उसके पास बेपनाह इख्तियारात हैं। MQM पाकिस्तान ने मुझे नॉमिनेट किया है गवर्नर सिंध के लिए, और आपकी बात सही है कि मैं पूरे सूबे का गवर्नर हूँ। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ इखलाकी तौर पर, मजबूर तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मनसब इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी को मजबूर करूँ। और बात सिर्फ़ MQM की नहीं है, MQM वालों से तो मैंने 60 दिन गुजरने के बाद मुलाकातें की हैं। आने के साथ ही, मनसब संभालने के साथ ही, मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से, पीर साहब पगाड़ा से, सिराजुल हक साहब, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात साहब और अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब से और मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स के साथ मैं ख़ुद चल कर चीफ़ मिनिस्टर हाउस गया, जो 14 साल में कोई गवर्नर नहीं गया था। मकसद लोगों के दरमियान हम आहंगी और प्यार और नफ़रतें दूर करना था। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो मेरा मनसब है उसका इख्तियार नहीं है, तो ये बात सही है कि मुझे अवामी गवर्नर बनने में बहुत खुशी है। मैं लियाकताबाद की गलियों में और लियारी की गलियों में जाकर लोगों के साथ ज़मीन पर बैठा हूँ, और कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, औरंगी, कोरंगी, महमूदाबाद, जामा किलात, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ, चाहे वो मुर्तज़ा वहाब थे, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो या कराची और उसके रोड हों और गलियां हों, दिन और रात इस कोशिश में हूँ कि लोगों के दरमियान मोहब्बत के साथ साथ तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हुए ये बात उनको बावर कराऊं कि ये वक्त सियासत का नहीं है। तो लेकिन बसद एहतराम आपके जितने इनिशिएटिव्स हैं, बसद एहतराम आपके जितने इनिशिएटिव्स हैं, बिलखुसूस MQM के मुख्तलिफ धड़ों को करीब लाने की जो जुस्तजू है, उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। ये एक सियासी गैम्बिट है, ये एक सियासी अमल है, और इसके नताइज भी निकलेंगे। PTI इससे नाला है। जमात इस्लामी ने आपके बारे में जो बयानात दिए वो भी आपके सामने हैं। लोग समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के नए एजेंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया वसीम अख्तर साहब का, हुस्न साहब की नज़र से गुजरा हो नहीं तो मैं आपको बता दूं कि उसमें उन्होंने चलते चलते ये बात की कि क्या हर्ज है कि अगर किसी तरफ से इशारा है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा है और धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई मुमानियत तो है नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आप किसके कहने पे कर रहे हैं? मैं आवाम के कहने पे कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गली गली फिरा हूँ और फिर रहा हूँ,
मैं इस सूबे का बेटा हूँ, सिंध का शहर का बेटा हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या कराची की सीवरेज लाइनें, लोगों की गलियाँ ठीक करना या लोगों के घर में गैस आ जाए, पानी आ जाए, बिजली आ जाए, इसके लिए किसी के इंतज़ार की ज़रूरत है या किसी के अहकामात की ज़रूरत है? अगर कराची में रोजगार नहीं मिल रहा, गलियां साफ हो जाएंगी। नहीं तलत भाई, मेरी बात कंप्लीट होने दें। आप मुझे बताइए, कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो इंतहा पे पहुंच चुका है। लोगों की माओं की कोखें उजड़ रही हैं, हर दूसरे दिन एक लाश घर पे आ रही है। तो इसके लिए भी इंतज़ार करना है। और फिर उसके बाद जिनकी तरफ लोग देखते हैं, चाहे किसी के 100 वोटर्स हों या 10,000 हों या 1 लाख हों, ये नुमाइंदगान जो फिर रहे हैं और जो हैं, लोग इनको मसीहा समझ के इनकी तरफ देख रहे हैं और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो अगर ये पूरा सूबा और पाकिस्तान यकजहती की तरफ नहीं आता तो मईशत में अदम इस्तेकाम तो पूरे मुल्क में है। 270 का डॉलर हो गया है, किसी को परवाह ही नहीं है। सियासी इंतशार फैलाया जा रहा है और सियासत की नज़र कर दिया गया पूरा पाकिस्तान, सिर्फ इस इंतज़ार में कि रात टॉक शो में ये बताया जाएगा कि कौन बनेगा क्या, बस इतना सब कुछ। और अगर हम मसाइल की बात करें तो उस पर बात इसलिए नहीं की जाती कि लोग सुनना नहीं चाहते। लोग लड़ता हुआ देखकर टीआरपी बढ़ाते हैं और लोग खुश करके सो जाते हैं। बस सुबह उठ के वही मट्टी धूल बगैर पानी के भर के लाना, लोगों के रोजगार के लिए इसमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा नहीं है। ये एस्टैब्लिशमेंट का नया प्रोजेक्ट नहीं है। मैं नहीं समझता, मुझे तो किसी ने कोई ना इशारा किया है और ना ही मुझे किसी के इशारे की ज़रूरत थी। मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे 12 रबी अव्वल वाले दिन इसका नोटिफिकेशन हुआ मेरे गवर्नरशिप का, उसी दिन मैंने अहद किया कि मैं कोई ऐसा काम ज़रूर करूं जो शहर और शहर के लोग और सूबे के लोग चाहते हैं। आपने कहा कि मैं कराची का बात करता हूं। पहली दफ़ा गवर्नर हाउस में सिंधी अजरक डे मनाया है मैंने, संडे वाले दिन, और तमाम शहर के लोगों को उसमें मदद किया है। ये कोई अचीवमेंट, ये क्या अचीवमेंट है कि आपने गवर्नर हाउस के अंदर अजरक डे मनाया है? मतलब ये अचीवमेंट ये है कि मैं चाहता हूं कि लोग, तभी मैं भी बताना चाहता हूं आपको, ये वो अचीवमेंट है कि लोगों के दरमियान जो नफाक पैदा हो चुका है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अगर इत्तेफाक ही नहीं होगा तो लोगों के काम कहाँ से होंगे? पिछले गवर्नर साहब गुजरे हैं, वो सीएम हाउस नहीं गए 3.5 साल। अगर वो नहीं गए तो फिर क्या हुआ? जब आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे ही नहीं, आपके उनसे ताल्लुकात ही नहीं हैं, तो फिर आपने अपनी गवर्नरी का टाइम पूरा करके आप अपने चले गए और लोग जो सूबे के हैं वो और जो शहर के हैं वो इंतज़ार ही करते रह गए कि आप कब दोस्त बनेंगे एक दूसरे के। तो इत्तेफाक राय पैदा अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये जो आपका बयानिया है, मैं देखें आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं कहता कलामी के लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन नुक्ता अहम है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। जो कराची के लोगों का मुकदमा है, जो सिंध के अवाम का मुकदमा है, कराची के अंदर आपको मुकदमा ज़्यादा सुनाई देता है, गवर्नर हाउस वहाँ पे है, सिंध के लोगों का भी यही मुकदमा है। वो पिछले गवर्नर के हवाले से नहीं है, वो मौजूदा सूबाई हुकूमत के हवाले से है, वो मौजूदा वफाकी हुकूमत के हवाले से है। तो जिन नुमाइंदगान की आप बात करते हैं, हम समझते हैं कि पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं आप उसकी बात कर रहे होंगे, लेकिन असल में तो जो काम करना था सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ने करना था। तो आपकी जदोजहद जो है उसका रुख तो सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की तरफ होना चाहिए। जो गवर्नर आया चला गया वो ख़त्म हुई बात, उसके पीछे क्या बात करें हम? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आप ये देखिए कि वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से ही मैं ब्रिज का किरदार अदा कर रहा हूँ वफाक और सूबे के दरमियान, और सूबे में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आनगी पैदा कर कर इस बात पर इत्तेफाक राय कायम करना कि हमने इस सूबे की तरक्की के लिए काम करना है, क्योंकि सूबा सिंध हालिया सैलाब में पानी में बह गया है। लोग तलत भाई एक टेंट में, एक चारपाई में अपने ख़ानदान के साथ एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। इन 60 दिनों में मैं 3 दफ़ा सूबा सिंध में गया हूँ, और महड़ में, दादू में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, 7 में मैंने जाके देखा है लोग टेंटों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक वक्त की रोटी के साथ।
और मैं ये समझता हूँ कि जो भी इक़दामात आइन और कानून के तहत में रहते हुए अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दिल से, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं 17 घंटे काम करूं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊं, बच्चों से दूर हूं। मैं क्यों कर रहा हूं 17 घंटे काम? मुझे तो किसी ने नहीं कहा, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर करने का मकसद, लोगों के दरमियान जाने का मकसद, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखना है, अगर कोई मेरे साथ एक सेल्फ़ी खिंचवाता है ना तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो कम से कम मुस्कुराहट तो दे दें। अगर हम पीने का साफ़ पानी नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम K4 का मंसूबा फ़ेज़ 1 ही ख़त्म नहीं कर पाए, फ़ेज़ 4 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब बातों को कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। अगर हम तनकीद बराए तनकीद करते हुए एक दूसरे के रास्ते की रुकावट बनते रहेंगे तो ये काम कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हमें कहीं से शुरू करना है और बिला खौफ व ख़तर करना है, बग़ैर किसी खौफ के कि आपके साथ क्या होगा। और आप देख लें जो कुछ भी किया जा रहा है या मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कहीं बहुत सारी चीज़ों में लोग मुझे कहते भी हैं कि ये आप ना करें, लोगों के दरमियान ना जाएं, सिक्योरिटी रिस्क है, लोगों के लिए आप इस तरह से बात ना करें। लेकिन मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि अल्लाह ने ये एक मोहल्लत दी है, एक मनसब अता किया है, और उस मनसब में रहते हुए अगर मैं चाहता तो मैं भी 12 बजे ऑफ़िस शुरू करता, 3 बजे ख़त्म करता। और मुख्तलिफ़ गवर्नर्स जो आए हैं वो गोल्फ़ खेलते थे 4 बजे, लेकिन मैं तो गोल्फ़ खेलने अभी तक नहीं गया। नहीं, आपका सबसे बड़ा जो जिसने सबसे ज़्यादा गवर्नरी किया वो तो आपकी जमात के थे ना, इशरतुल अबाद साहब। हाँ, तो देखिए उसी ज़माने में कराची की डेवलपमेंट हुई ना, अंडर पासेस भी बने, रोड रास्ते भी बने, और कराची के अंदर आपको अल्ताफ हुसैन ने रियासत के ऊपर हमले किए। रियासत के अपने बयानिए के मुताबिक बोरियों बंद लाशें मिलती होती थी, कत्लो गारत गरी होती थी। तो ज़ुहरी साहब, माजी बड़ा भयानक है, अगर आप उसके ऊपर उसको डिओड्राइज करेंगे तो बात कहीं और की भाई, या तो हम माजी के लिए नहीं, मैं आपसे कहूँगा माजी के लिए फिर एक प्रोग्राम रख लेते हैं 2 घंटे का, उस पर भी बात कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम ये वादा रहा आपसे, ऑन एयर वादा करें, ये तो बड़ा मजा आएगा, ये तो बड़ा मजा। आप भी आईनी शाहिदीन में से और मैं भी आईनी शाहिदीन में से, और मैं ये कहूँगा कि माजी की तलखियाँ और वो बातें जिन हक़ाइक़ को हम अपनी आने वाली नई नस्ल को दिखा के कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ेंगे, तो उन गलतियों को, कोताहियों को माफ़ी मांग कर आगे बढ़ना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। फ्यूचर आईटी का है, लोग तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, तरक्की पजीर होते जा रहे हैं। हमारे सामने ही मलेशिया, तुर्किया और यूएई की मिसालें मौजूद हैं, और आज तक हम कराची में या पूरे पाकिस्तान में यही तयन नहीं कर सके कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। बिल्कुल आखिर में आपने मुस्तकबिल की बात की, अल्ताफ हुसैन का भी कोई मुस्तकबिल है पाकिस्तान की सियासत में, एमक्यूएम की सियासत में, या नहीं? तलत भाई, मैं तो उनसे ना कभी मिला हूँ, ना मैंने उनसे कभी बात की है, लेकिन आप माशाल्लाह उन सहाफ़ियों में से हैं जिनकी कई बार उनसे बात भी हुई होगी, उनको आपने कवर भी किया होगा। मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या उनका किरदार होना चाहिए? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। कवर मैंने उनको खूब किया है, ना ही टेलीफोन पर मुलाकात हुई है, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं। बट आई हैव टू लीव इट देयर। आपका सवाल और मेरा सवाल, इसका जवाब, हाँ, इस आपका सवाल और मेरा सवाल जो किसी दूसरे प्रोग्राम में इसका तय करेंगे। जी बताइए। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको कि देखें, उनका जो इशू है वो स्टेट के साथ है, उनका इशू स्टेट के साथ है, और वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मैं अपनी रियासत और अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ। ओके, फेयर इनफ, दैट ब्रिंग्स क्लैरिटी। गवर्नर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गवर्नर साहब की बात सुनी, ज़रा आपको एक और पॉइंट व्यू भी लेके देते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहुत मुतहर्रक, क्योंकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराची की सियासत को पलट सकता है। कराची की सियासत सिंध की सियासत में तहलका इतना न डाले, लेकिन मरकज़ की सियासत में वो तहलका बचा सकती है। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये फरमाइएगा कि आपकी कैसी रही मुलाकात अपने नज़रियाती जो मुखालिफिन हैं उनसे? सदीकी साहब का मैं बयान देख रहा था, तो क्या कोई कंसेंसस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, वो तशरीफ़ लाए थे ज़ाहिर है कि इदारा नूर हक़ में, और हमने उनको अच्छी तरह से रिसीव भी किया, बातचीत भी की, उन्होंने भी अपनी बात की, हमने भी अपनी बात की और प्रेस ब्रीफिंग भी दी। उनका ख्याल ये था कि हल्का बंदियों के मसला इतना बड़ा मसला है कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। देखें, ये हल्का बंदियाँ तकरीबन 1 साल का प्रोसेस है जब ये हुई थी, और उसके बाद MQM 2-3 मरतबा कोर्ट में गई। हमने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और हमने इलेक्शन कमीशन में भी और कोर्ट से जाकर भी बहुत सी चीज़ों को ठीक करवाया था, कुछ ठीक नहीं हो सकी थी। वोटर लिस्टों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मरदमशुमारी का भी बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए, इसलिए कि 2.25 साल गुजार चुके हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे। और पीपल्स पार्टी और MQM का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। पहले भी इत्तेहादी थे 2008 से 13 तक, और फिर 15 तक सूबे में भी साथ थे, और गवर्नर तो उसके बाद भी रहे थे इनके। तो उस दौरान में भी 6 साल इंतखाब इन लोगों ने नहीं कराया था। और जितने भी एक्ट आए थे जिसमें सारे इख्तियारात बल्दियाती इदारों से छीन लिए गए थे, शहर से छीन लिए गए थे, उस सब में ये शरीक कार थे। तो हमारा एक्सपीरियंस कराची के लोगों का ये है कि ये लोग अफोर्ड नहीं करते हैं कि बल्दियाती इंतखाब कराया जाए। जब MQM जीत जाती थी तब नहीं करते थे, तो अब तो MQM के हालात बहुत पतले हैं, लिहाजा अब पीपल्स पार्टी तो चाहती नहीं है, ना PTI चाहती है, ना नून लीग चाहती है। इसलिए कि आप देख लें, PTI पंजाब में नहीं कराती और KP में भी नहीं कराना चाहते थे, तो कोर्ट के ज़रिए से हुआ। नून लीग पंजाब में नहीं कराती, और पीपल्स पार्टी हमेशा से कोर्टों के ज़रिए से ही इनसे इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, तो ये नहीं कराना चाहते। अब मसला ये है कि इतनी सारी खराबियों के बावजूद इंतखाब तो हो और उसमें कोई बल्दियाती क़यादत तो हो। तलत भाई, मैं आपको दावत देता हूँ, कभी कभी कराची आते होंगे, लेकिन ज़रा कराची की गलियों में घूम कर देख लें, सड़कों पे घूम कर देख लें, आबादियों की आबादियाँ खंडर बनी हुई हैं, कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है, चिंची रक्षों पे और मोटरसाइकिलों पे पूरा शहर चल रहा है, पानी का मंसूबा नहीं है, टैंकर्स माफिया का राज है, कोई पॉलिटिकल ऑनरशिप नहीं है इस शहर में, कोई इसको ऑन नहीं करता। हम कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाब कराइए होती है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना वापस साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपके इंटरव्यू से पहले गवर्नर सिंध से मेरा इंटरव्यू था, आप यकीन माने जुमले भी वही हैं जो आप ने अभी अदा किए। वो बहुत दर्द दिल से कराची का मुकदमा बयान कर रहे थे, तो आपके पास एक वो कह रहे थे कि मैं मसाइल हल करना चाहता हूँ, मैं MQM के धड़ों को इसी वजह से जोड़ रहा हूँ, मैं काविश कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि वाली वारिस नहीं है, वो तो गवर्नर साहब ने तो बहुत दर्दमंदी के साथ कराची के हालात, नागुफ्ता बे हालात जिसका आप भी जिक्र फरमा रहे हैं, उसका तज़किरा किया। नहीं, गवर्नर साहब ने यकीनन किया, लेकिन गवर्नर साहब काम वो कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में हालात बेहतर होने का कोई इम्कान दूर दूर तक भी नहीं होगा। उसकी वजह है कि जिन लोगों को ये जमा करना चाहते हैं, उनकी तो अगर वीडियोज़ ही एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने दिखाना शुरू कर दी, तो अपनी पार्टी संभालना ही इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम क्या करेंगे? और मुझे इससे कोई परेशानी भी नहीं है, ये 10 ग्रुप भी अगर अलग हुए थे तो इकट्ठे हो जाएं और इलेक्शन लड़ें। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है ना, मसला ये है कि गवर्नर साहब ये काम तो कर रहे हैं जो उनके करने का काम नहीं है। मैं तो उनसे बल्कि अर्ज कर रहा था कि आप जोड़ना, उन्होंने कहा जोड़ने का काम बहुत सवाब का काम है, तो मैंने कहा आप ऐसा करें, इन सबको पीपल्स पार्टी के साथ बराह रास्त जोड़ दें, एक ही पार्टी में सब चले जाएं तो अच्छा है। बात खामखा में तकलीफ होती है, पहले वोट लेते हैं, वोट लेके फिर दोबारा जरदारी साहब की गोद में चले जाते हैं। हम तो 25-30 साल से यही अमल देख रहे हैं। इसलिए कराची में इस वक्त उस पॉलिटिकल ओनरशिप की ज़रूरत है जो दर्दबंदी से काम करे, जैसे नेमतुल्लाह खान साहब ने किया था, जिस तरह उन्होंने इस शहर को ऑन किया था। हालांकि सूबाई हुकूमत में नहीं थे, वफाकी हुकूमत में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ओनरशिप दी और शहर डेवलप हुआ। और मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है कि आप उस ज़माने में कराची में मौजूद थे और उस वक्त के हालात को भी आपने बहुत अच्छी तरह एक टेलीविज़न चैनल में फेस भी किया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंतखाब होना चाहिए, जो जिसको वोट मिले उसको कामयाब होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। प्री पोल रिगिंग इस मुल्क में हर दफ़ा होती है। हमारे मुल्क में इंतखाब आज़ाद नहीं होता, यहाँ जमहूरियत इतनी आज़ाद नहीं है, लेकिन इसी वोटर लिस्ट पर आप कौमी इंतखाब लड़ लेते हैं। इसी वोटर लिस्ट पे, यानी इसी मरदमशुमारी पर कौमी इंतखाब 2018 का लड़ लिया गया। हल्का बंदियों पे 2015 में भी इख्तलाफ था तो लड़ लिए आप, इसलिए कि आपको जीतने का चांस था, आपने पूरा इलेक्शन जो है वो जीता था। तो अब आपको क्या परेशानी है? हम ये समझते हैं कि जब रिजीम चेंज हो रही थी, अगर MQM मुखलिस होती तो वो कहती हम बहादुराबाद में बैठे हुए हैं, आप 3 दिन में आइन की आर्टिकल 140A के तहत तमाम इख्तियारात सिंध असम्बली से पास करवाइए और डिलिमिटेशन रिवाइज कर दीजिए, हम आपको वोट डाल देंगे। तो जरदारी साहब को ये काम करना पड़ता,
शहबाज शरीफ साहब को ये काम करवाना पड़ता, लेकिन उन्होंने उस वक्त तो सिर्फ जल्दी ये की, वजारतें पकड़ ली, गवर्नरशिप हाथ आ गई और कुछ मफादात ले लिए। अब इंतखाब को डिले करने के लिए आप डिलिमिटेशन का नाम ले रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमने कल सीएम हाउस में धरना रखा हुआ है। आप अपनी जमात के इम्कानात, जीत के इम्कानात के बारे में इतने पुरुमीद कैसे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना उठान है कराची के अंदर, MQM के धड़े जब जुड़ जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे। पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं ज़रा आपके एतमाद के मुहर्रकात जानना चाहता हूँ। आप क्यों समझते हैं कि इंतखाबात हुए तो आप जीत जाएंगे? अच्छा देखें, जो हम इंतखाब का मुतालबा कर रहे हैं वो इससे मशरूत नहीं है कि हम जीत जाएंगे तो इंतखाब करा दें। हम तो एक उसूली बात कर रहे हैं कि इंतखाब होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखें, कराची की डायनामिक्स पूरे मुल्क से इस वक्त बहुत मुख्तलिफ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक ओपिनियन के सर्वे हुए हैं, गैर जानिबदार हल्के हैं, और ये वो कंपनियां कर रही हैं कि जिन कंपनियों से खुद ये सारी पार्टियां भी करवाती हैं, खुद PTI करवाती है, नून लीग करवाती है सर्वे, और ये तमाम मीडिया में आए हैं। और इस सर्वे में बहुत वाज़े तौर पर कराची के लोगों ने यह राय दी, 51% लोगों ने कहा कि मेयर जमात इस्लामी का होना चाहिए, और किसको वोट देंगे वो भी जो है टॉप पर जमात इस्लामी है। डायनामिक्स बदल गई है यहाँ की, इसलिए कि लोग तंग आ गए हैं। लोग ये चाहते हैं कोई काम करे। ना MQM ब्लेम गेम से बाहर आती है, ना पीपल्स पार्टी कोई काम कर रही है, बेड़ा गर्क हो गया है। और PTI ने इतना बड़ा और भारी मैंडेट यहाँ से हासिल किया और कराची का रुख तक नहीं किया पलट के। पूरे 3.5 साल में 3.5 मरतबा भी नहीं आए इमरान खान साहब, और 3.5 घंटे के लिए भी नहीं आए। पैकेजेस का ऐलान करते थे, पता भी नहीं होता था कौन सा काम किस तरह से होना है। इनकी पूरी टीम खींचातानी में लगी हुई है। खुद इंतखाब के मौके पे 2 राय पाई जाती हैं PTI में। एक धड़ा कहता है कि इंतखाब होना चाहिए, दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं इसकी वजह से नहीं होना चाहिए। तो इतने कंफ्यूज लोग कराची को तो कराची के लोग बहरहाल अब इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए आप देखें कि पूरे मुल्क में पोलराइजेशन है। इमरान खान और एंटी इमरान खान में वो डिवाइड है। कराची में भी इमरान खान की फॉलोइंग है। कराची में बहुत ज़्यादा लोग PTI को पसंद करते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन वो सब पसंद करने वाले यहाँ पर बल्दियाती इंतखाब में जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं। और यही पॉलिटिकल ओपिनियन का जो अवामी सर्वे था उसमें बात आई। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ और अपने काम की बुनियाद पर हूँ। जमात इस्लामी की वर्किंग के इलेक्ट्रिक पर हम बात करते हैं, बहरिया टाउन के खिलाफ तो कोई बात नहीं करता ना, सिवाय आपके हैं। मैंने आपको ही देखा है बस बात करते हुए, मलिक रियाज साहब और बहरिया टाउन पर। मैं तो अच्छे सहाफ़ियों की आवाज़ भी बंद हो जाती है, और अच्छे टेलीविज़न चैनल भी चुप हो जाते हैं, और हुकूमत और पार्टियां और बड़े बड़े दयानतदार खामोश हो जाते हैं। हमने मुकाबला किया और अरबों रुपए लोगों के वापस दिलवाए हैं। किसी जगह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो कराची के लोग देख रहे हैं, यहाँ शिनाख्ती कार्ड के दफ्तरों में लोगों के साथ तजलील की जाती थी, बिहारियों से, पख्तूनों से, बंगला बोलने वालों से। हमने SOP तब्दील करवाई अपनी जिद्दोजहद से, मिलियंस की तादाद में लोगों का भला हुआ। इसी तरह से जो जेन्युइन इशूज़ हैं उसको हम टेकअप भी कर रहे हैं। और बनो काबिल जैसे IT के प्रोग्राम, मैं आपको बता रहा हूँ तलत भाई, इंशाल्लाह 3-4 दिन में 10,000 बच्चों की IT कोर्सेज हम शुरू करने जा रहे हैं, पहला बैच। हम तो काम कर रहे हैं, कोरोना में हम काम कर रहे हैं, फ्लड में हम काम कर रहे हैं, इसलिए लोग। I have to leave it there. I'm sure you have a lot to tell. I have to leave it there. लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना पर्सपेक्टिव हमसे। नाज़रीन, ट्रेंड्स की बात करते हैं। ज़रा सियासत से थोड़े से हटके हमने ट्रेंड्स चुने हैं। लाहौर में ज़लज़ले के झटके और साथ ही लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए और उससे एक ट्रेंड बन गया। शहरी इलाकों में अमूमन हम आफात के बारे में सोचते नहीं हैं। ज़िंदगी के वैसे ही चक्कर ऐसे होते हैं कि ऐसे मामलात हमें लगते हैं दूर परे होते हैं। तो जब हल्का सा झटका लगता है तो फिर ख्याल आता है कि ये भी हो सकता है। तो ये भी एक ट्रेंड बना। इसके अलावा 8-9 ट्रेंड जो क्रिकेट पर हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, इमाम उल हक आउट हो गए, एक शकील साउद ने 100 भी कर लिया। लेकिन कमेंटेटर्स की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने वक्त बहुत ज़ाया किया, हम इस खौफ में मुब्तला हैं कि हमने इतने टेस्ट हारे हैं या ड्रॉ हुए हैं, उसके बाद अब कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो कुछ अचीवमेंट्स भी आज के दिन हुई, लेकिन लगा यूँ कि हम बहुत दब के खेल रहे हैं। तो इसके ऊपर 8-9 ट्रेंड्स जो हैं क्रिकेट पर और बैट्समैन जो हैं उनके हवाले से बने। मंजूर पश्तीन का भी सुबह एक ट्रेंड था, लेकिन बाद में ख़त्म हो गया। मंजूर पश्तीन के हवाले से PTM के ऊपर बात हो रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और साथ एक तरफ TTP और PTM को जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है कि आप होश के नाखुन लें, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हम तो TTP के टारगेट पे रहे हैं। लेकिन वो ट्रेंड अब ख़त्म हो गया। जो ट्वीट हमने आपके लिए चुना वो इस वक्त आपके सामने रखते हैं। खबर घुमन एक
जर्नलिस्ट हैं ARY के साथ, उनके न्यूज़ को भी मैनेज करते हैं। इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्वीर ट्वीट की जिसमें बिलावल बैठे हुए हैं ज़मीन पर और साथ ही उनके बच्चे भी खड़े हैं, और इन्होंने ऊपर लिखा डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक नारा था जो आसिफ अली जरदारी ने अपनाया, और बिलावल भुट्टो जरदारी इसको बहुत मरतबा दोहरा चुके हैं। और खाबर गुमन ने पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी शूज़। आगे 2 क्वेश्चन मार्क्स उन्होंने लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपेरेंटली कोई बाहर के ब्रांड का शू पहने बैठे हैं, और उनके बराबर में उन्होंने 2 दायरे भी लगाए जिसमें बच्चे जिनके उनके इर्द गिर्द खड़े हैं उनके पाँव नंगे हैं। तो ट्वीट तो ज़बरदस्त है, ये कंट्रास्ट भी आपको बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन इसके ऊपर फिर एक है जो हम आपके सामने रख देते हैं जिसमें इमरान खान की तस्वीर दिखाई गई, और उसमें इमरान खान के जो ब्रांड्स हैं वो भी मार्क किए गए कि उन्होंने कौन कौन से शूज़ पहने हुए हैं, और वो भी स्पोर्ट्स शू हैं बड़े महंगे। और खाबर गुमन साहब से ये पूछा गया कि इन्हीं में से कोई एक ब्रांड होगा, आप बताइए कौन सा वाला है।